नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी की फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक निबंध है जो कि संपूर्ण भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का ये थोड़ा सा अंश है। और ये हिंदी रूपांतरण जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसके अनुवादक श्री ललई सिंह यादव हैं। तो हम लोग इस निबंध को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये निबंध आपको सुनने में कैसा लगा। भले ही मेरी आवाज़ थोड़ी सी भद्दी हो, थोड़ी सी ऊंची हो, तो आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के उद्देश्य को समझेंगे और सुनेंगे कि इसमें भीमराव अंबेडकर जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे फर्स्ट लाइन यही है, यह कहते हैं कि यह विडंबना की बात है, मतलब कि यह उपहास की बात है, यह आलोचना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब यह आलोचना करने वाली, यह उपहास करने वाली बात है कि इस युग में भी, मतलब कि आधुनिक युग में ही जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। क्या कहते हैं ये? कहते हैं कि इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। मतलब जो लोग जातिवाद को मानते हैं वे लोग जातिवाद के पक्ष में कई समर्थन देते हैं। समर्थन का एक आधार यह है, यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कि जो लोग जाति प्रथा को मानते हैं, जो लोग जातिवाद को मानने वाले इस समाज में लोग हैं, वे इस आधार पर अपना तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है और जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब कि जाति प्रथा जो है ये श्रम का विभाजन किए हुए है, अलग अलग जाति के अनुसार लोगों के अलग अलग काम को बांटा हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो बात है ये जातिवाद के समर्थन करने वाले लोगों का है। लेकिन इस बात पे अंबेडकर जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस तर्क के संबंध में, मतलब कि ये तर्क जो कि जातिवाद मानने वाले लोगों की तरफ से दिया गया है, इस संबंध यानी इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। मतलब कि जो जाति प्रथा है ये श्रम विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। यह सबसे पहली आपत्तिजनक बात है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। मतलब श्रम विभाजन जो है ये निश्चित रूप से सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा, अब हम यहाँ भारत की जाति प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। मतलब केवल श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब भारतीय जो जाति प्रथा है ये ऐसा विभाजन करती है कि विभाजित वर्गों में ऊंच नीच करार देती है। और ये बात जो है भारत के लोग समझते हैं कि कैसे जाति प्रथा, जातिवाद के अनुसार लोग एक कास्ट दूसरे कास्ट से कितने ऊंची नीची की अंतराल पर पाई जाती हैं, कितने भेदभावों के साथ समाज चलता है, इससे सभी लोग रूबरू हैं।
जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, चलिए मतलब कि मान लेते हैं कि जाति प्रथा ही है जो श्रम विभाजन कर रही है, अगर यह बात मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब कि जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब कि मनुष्य की क्या चीज़ में रुचि है, इस पर यह जाति प्रथा यानी जो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन है ये आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब कि व्यक्तियों में इस क्षमता तक उसको आगे बढ़ाएं कि वह अपने कार्य को अपने रुचि के आधार पर चुनाव कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत, बल्कि भारतीय जो जाति प्रथा है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, मतलब कि जाति प्रथा में व्यक्ति के निजी विचार पर विचार नहीं किया जाता है, निजी क्षमता पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये है भारतीय जाति प्रथा का श्रम विभाजन। मतलब कि आप जिस जाति में जन्म लेने वाले हैं उसी जाति के कार्य को आपके नाम से निर्धारित कर दिया जाता है। जब आप पेट में रहते हैं, गर्भधारण के समय जब आप पेट के अंदर ही रहते हैं, गर्भाधान में ही रहते हैं, तभी आपके पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है कि आप जब पेट से बाहर निकलेंगे, कार्य करने योग्य होंगे, तो आपके लिए ये कार्य करना उचित है, आप उसी कार्य में लगे रहेंगे अपने जाति के अनुसार, अपने पैतृक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये है जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन, जो कि विश्व के किसी भी अन्य भागों में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मतलब जाति प्रथा जो है केवल पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि ये मनुष्य को एक पेशा में जीवन भर के लिए बांध देने का कार्य करती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो मर जाए, मतलब कि उस पेशा से जुड़ा हुआ भले ही काम न हो या फिर अपर्याप्त हो, भले ही वह भूखे मर जाए, लेकिन वह दूसरा कार्य करने की अनुमति नहीं देता है जाति प्रथा। भले ही आगे बात है कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति, मतलब कि बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मतलब कि विषम परिस्थिति में अगर व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता है तो उसे भूख से मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म, ध्यान देंगे इस बात को, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। मतलब कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, भले ही आप किसी अन्य कार्य में पूरा पारंगत हो, लेकिन अगर वो आपकी जाति का कार्य नहीं है
तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा आपको दूसरा पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। मतलब कि प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। मतलब कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन करने में भी असमर्थ है, असक्षम है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन, इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की शिक्षा पर भी निर्भर नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता पूर्व यानी व्यवस्थावश करते हैं। मतलब कि उस काम को करने का मन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती विवशता पूर्वक उस कार्य को करने में संलग्न है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कि आप उस काम को बढ़िया से नहीं करेंगे, टालू काम करेंगे और समय बिताने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। मतलब कि जाति प्रथा जो है यह एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, कार्य को नहीं कर पाता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मतलब कि आइडियल सोसाइटी है क्या आखिर। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता मतलब एकदम आज़ाद, समता यानी समानता, भातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में अबाध संपर्क के अनेक साधन उपलब्ध रहने चाहिए और ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए तथा उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। और इसी के साथ ये निबंध होता है समाप्त। तो आप हमें बताएंगे कि ये निबंध आपको सुन करके कैसा लगा है। और अभी तक देखने के लिए जो भी लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं वे लोग एक बार कमेंट करेंगे और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।